तो हमने चैप्टर शुरू किया बायोलॉजी का, जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स। तो सबसे पहला टॉपिक है तत्व, एलिमेंट। तो सजीव और निर्जीव दोनों में तत्व मिलते हैं, और तत्व हैं कितने, 118 एलिमेंट्स होते हैं, और जिन्हीं से आगे जाके निर्माण होता है तत्वों से, किसका, सजीवों का। तो सजीव और निर्जीव दोनों में तत्व मिलते हैं। अब देखो यहाँ पर है क्या, CN राव द्वारा, देखो CN राव द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री। उसमें उन्होंने बताया कि जो तत्व है कौन सा, कार्बन और हाइड्रोजन, ये निर्जीवों में कम और सजीवों में ज़्यादा मिलते हैं। मतलब कि सजीवों में ज़्यादा कार्बन और हाइड्रोजन मिलते हैं, ठीक है, मात्रा इनकी अधिक होती है। जैसे कि भूपर्पटी जो कि निर्जीव है ना, भूपर्पटी का लिया, कैसे ईंटें पत्थर का देखा, और मनुष्य में देखा तो हाइड्रोजन जो थी वो 0.1 थी, और मनुष्य में 0.5 थी। और इसी प्रकार जो कार्बन थी वो तो बहुत ही अधिक थी। जो भूपर्पटी थी, जो निर्जीव, तो उसमें 0.03 थी, और मनुष्य में कितनी थी, 18.5 थी, ठीक है। तो 18, मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन दो ऐसे तत्व है जो निर्जीवों की अपेक्षा में सजीवों में अधिक मिलते हैं, ठीक है। अब देखेंगे हम सेल में, तो हम सेल की बात करेंगे, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं भाई। तो सेल में कोशिका में मिलने वाले सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, जितने भी है सब रासायनिक पदार्थ होते हैं, जिसे कोशिका कुंड, सेलुलर पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलुलर पोल बोलते हैं, जिसमें 34 तत्व मिलते हैं। कितने तत्व मिल रहे हैं, 34, जिसमें कि 16 से 17 तत्व ऐसे हैं जो कि क्या है, आवश्यक है, अनिवार्य तत्व हैं, ठीक है, एलिमेंट्स हैं, जो कि होने चाहिए किसकी, क्यों, निर्माण के लिए सेल की। अब ये 16 से 17 कौन से ऐसे तत्व है, देखो भाई। तो जीव द्रव्य में जो हमारे सेलुलर पोल है उसमें से 34 में से 16 ऐसे तत्व हैं जो कि अनिवार्य है। कौन से, इनको 3 भागों में बांटा गया, एक अति अनिवार्य, एक धातु और एक अधातु। धातु कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को दान करेंगे, और अधातु जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे। अधातु कौन से है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, ये सब बस केवल और केवल 3% हमारी बॉडी में, सेल में मिलते हैं, ठीक है। और धातु वो जो कि क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का दान करेंगे, ठीक है, जिसमें कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, आयरन और मोबेलियम, ऐसे कुछ होगा एमओ से, और सोडियम, ये सब 5% हमारे शरीर में मिलते हैं। तो 5-3% मिल रहे हैं। सबसे अधिक कौन मिल रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये अति अनिवार्य क्या है, तत्व हैं। कौन कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये कार्बन, हाइड्रोजन और ये धातु, अधातु, ये सब आपस में क्रिया करेंगे, और कुछ तो आयन रूप में हो जाएंगे, और कुछ क्या बना लेंगे, कंपाउंड, यौगिक बना लेंगे। तो 16 जो रासायनिक तत्व है जीव द्रव्य में, की कैसी अवस्था में मिलेंगे, आयनिक, कुछ मुक्त आयन होंगे, जैसे पोटेशियम आयन, क्लोरीन, है ना, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब जो होंगे, जो भी आयन में होंगे, केवल 1% बचेंगे, और सब जो 99% वो क्या बना लेंगे, यौगिक कंपाउंड बना लेंगे। अब यौगिक कंपाउंड की बात करेंगे। अब ये यौगिक भी 2 प्रकार के होंगे, एक अकार्बनिक और कार्बनिक, ठीक है। तो कार्बनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होगी, और अकार्बनिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन नहीं होगी। तो वे कार्बनिक पदार्थ जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन की चेन होती है ना, उन्हें हम कार्बनिक पदार्थों को जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं उन्हें जैव अणु, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। अब ये कार्बनिक यौगिक से कौन से कंपाउंड होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, है ना, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक अम्ल। प्रोटीन जो कि 10 से 15% मिलता है सेल में, कार्बोहाइड्रेट जो कि 3% मिलता है, और लिपिड जो कि 2% मिलता है, और न्यूक्लिक अम्ल जो कि 5 से 7% हमारे सेल में मिलता है। बॉडी मान लो, है ना, सेल मिल रहा है, बॉडी मिल रहा है। अब अकार्बनिक कंपाउंड जो है वो कौन से होंगे, जैसे जल हो गया, गैस ये हो गया, लवण हो गया, और ये जल सबसे अधिक मिलता है हमारी बॉडी में, 50 से 70% या 70 से 90% जल मिलता है सेल में, बॉडी में, है ना। और गैसीय लवण और ये सब जो है वो 2% है। और कार्बनिक पदार्थ में सबसे ज़्यादा क्या मिला है, प्रोटीन जो कि 10 से 15 है, और फिर कार्बोहाइड्रेट 3% है, लिपिड 2% है, और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार है, RNA, इन सबको जोड़ के हम कह रहे हैं 5 से 7% मिलता है हमारे सेल में, इस बॉडी में, ठीक है।
अब हम देखेंगे कार्बनिक पदार्थ जो हम चैप्टर में पढ़ना है। देखो कार्बनिक पदार्थ मतलब ही वही है जैव अणु, ठीक है। तो वे कार्बनिक यौगिक से बने होते हैं जो उन्हें उन्हें क्या बोलते हैं, जैव अणु बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो कार्बनिक यौगिक से बने उन्हें ही जैव अणु बोले। तो बायोमोलिक्यूल जो कार्बनिक पदार्थ है वो दो प्रकार के, एक सूक्ष्म और एक दीर्घ। सूक्ष्म मतलब माइक्रोमोलिक्यूल और दीर्घ मतलब मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स में क्या होंगे, एकल इकाई होगी, ठीक है, एकल इकाई वाले, और वो बहुलक होंगे, एकल इकाई से बने हुए बहुलक होंगे, ठीक है, जो एकल इकाई से जुड़कर बने होते हैं, ठीक है। अब वो एकल इकाई कौन सी होगी अभी देखेंगे। इनका जैविक भार जो 800 डेल्टन से कम होता है, 800 डेल्टन से कम होता है, और इनका जैविक भार 800 डेल्टन से अधिक होता है, ठीक है। और अम्ल में घुलनशील होते हैं, कौन से मतलब सूक्ष्म माइक्रोमोलिक्यूल या माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, और ये अम्ल में घुलनशील होते हैं, अम्ल में नहीं घुलते हैं। अब इनके एग्जाम्पल है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्ल से बनता क्या है, हमारा प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। और क्या है हमारा ये क्या कहते हैं उसे, मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड से पॉलीसेक्राइड जो कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं हम, है ना। और न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लिक अम्ल बनता है। और एक और एग्जाम्पल है जो कि क्या होता है, जो कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल से बना होता है, लेकिन उसका भार कम रहता है 800 डेल्टन से। इस वजह से हमने उसको किस में रखा है माइक्रोमोलिक्यूल्स में, जिसका नाम है लिपिड। तो लिपिड वो है जो कि 800 डेल्टन से कम भार वाली होती है, पर एक इससे बनते हैं ग्लिसरॉल और वसा फैट से, ठीक है। अब आगे देखेंगे सूक्ष्म और दीर्घ वरात अणु को अलग कैसे करें। भाई पृथक कैसे करें, पता कैसे चला कि इसमें सूक्ष्म और लघु रहता है, ये न्यूक्लिक टाइड से न्यूक्लिक अम्ल बनना है या अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनना है। तो कैसे अलग करते हैं, देखो भाई सबसे पहले हमने मान लो यकृत का या पत्ती का कोई टुकड़ा डाला और उसको किसी अम्ल में डालना है, ठीक है। अम्ल में घुलने वाले होते हैं ना, ये अभी अब बात सिद्ध करेंगे। तो हमने अम्ल कौन से लिया, ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल लिया। तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में जब हमने किसको डाला, लीवर के टुकड़े को या लीफ की पत्ती को डाला, उसको जब किस में डाला, मूसल और खरल में, जिसको हम हमाम दस्ता बोलते हैं, उसमें पीसा। और पीसने के बाद जो हमें खरल मिला और कदर